अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेरी क्विकली मैं मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, तर्जुमान है वजीर आजम के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रऊफ कलासरा साहब सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन है, हमारे साथ मौजूद है। कलासरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शैला रजा साहबा डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असेंबली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। शैला साहब आपका बहुत शुक्रिया। और अली मोहम्मद खान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन कर रहे हैं। बहरहाल पनामा लीक्स के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन अब अपने अपने फार्मूले पेश कर दिए हैं। हुकूमत का ये कहना है कि एक इंक्वायरी कमीशन एक्ट 1956 की तब्दीली के लिए उन्होंने एक बिल तैयार कर लिया है, जिसके तहत माफ करवाए गए कर्जों, पनामा और दीगर ममालिक में जो ऑफ शोर कंपनियां हैं और आमदनी से ज्यादा असासे बनाने के इल्जामात की तहकीकात के लिए एक कमीशन कायम किया जा सकेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पार्लियामान के ऐवान बाला में 2 रोज कबल हिजब मुखालिफ यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि वहां की सबसे बड़ी जमात है, उसने पनामा लीक्स की तहकीकात से मुतालिक जो है वो एक बिल जमा करा दिया ताकि तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाया जा सके। अब मामला क्या है? मामला यह है कि अपोजिशन के पास ऐवान बाला में अक्सरियत है और वो वहां हुकूमती बिल जो भी आता है उसका रास्ता रोक सकती है, और हुकूमत कौमी असेंबली में हावी है जहां वो अपोजिशन के बिल को तयबाला कर सकती है और अपना बिल जो है वो वहां से मंजूर करा सकती है। अब इस सबके साथ वो ये रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो कल लाहौर में बड़ी रैली भी निकाल रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने बिल लेकर आ रही है, मगर सवाल ये है कि इसमें से कौन अपने बिल की कुर्बानी देगा और क्या मामला दूसरी तरफ जो खान साहब का रास्ता है सड़कों पर आने का, क्या उससे हल होगा? मगर इस पर हम बात करेंगे, मगर पहले मैं बात करना चाहता हूं खैबर पख्तूनख्वा की, जहां आज 2 बड़े हमले जो है वो नाकाम बना दिए गए दहशतगर्दी के। मैं इनमें से एक हमला जो था वो मर्दान कचहरी पर हुआ जिसमें 12 लोग शहीद हुए, जबकि दूसरा हमला पेशावर में क्रिश्चियन कॉलोनी पर किया गया, जिसे सिक्योरिटी इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। डॉक्टर साहब मैं आपसे आगाज करूंगा, पहले खैबर पख्तूनख्वा की बात हो जाए। ये जो प्लान किया गया था, बड़े दहशतगर्दी के मंसूबे थे एक ही दिन, ये किस तरह से आप देखते हैं इस कार्रवाई को? सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करना चाहूँगा उन तमाम लोगों से और उनके वरसा से जो आज शहीद हुए हैं। इस मुल्क की जो बुनियादें हैं उनके अंदर उनका लहू दौड़ रहा है और बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है और हमें हर मर्तबा कुर्बानी देनी पड़ती है। और अगर आप देखें इस वक्त जो चीज़ें बुज़दिली की अलामत हैं वो ये हैं कि सॉफ्ट टारगेट्स जिनको कहा जाता है, कचहरी या स्कूल जहाँ पे लोग तालीम हसूल इल्म के लिए या हसूल इंसाफ के लिए जाते हैं, या माइनॉरिटीज़ जहाँ पे रहती हैं, उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। और इससे एक बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि ये जो पिछले 1-2 साल का जो ऑपरेशन जो चल रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं और उससे कमर भी टूट रही है दहशतगर्दों की और हौसले भी पस्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे पहले वो दनदनाते फिर रहे थे और सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे थे वगैरह वगैरह, अब उन्होंने सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढने शुरू कर दिए। और कल ही प्राइम मिनिस्टर ने भी, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी, जनरल बाजवा साहब ने भी, सब ने यही इसी अज़म का भी इजहार किया कि हम इसको ख़त्म करके दम लेंगे। और उसके साथ साथ ये भी बताया कि हम बुनियादी तौर पे बहुत हद तक आखिरी मराहिल में पहुंच चुके हैं। कि अब ये आखिरी मराहिल में, इस वजह से आप इस तरह की कार्रवाइयां देख रहे हैं। ऑब्वियसली जी ये एक तरह से आप ये समझ लें कि वो उन्होंने रिस्पॉन्स देने की कोशिश की है, वो एक पैनिक के अंदर। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, अली मोहम्मद साथ आ गए। अली मोहम्मद बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाल लिया। अली, ये जो आज खैबर पख्तूनख्वा को एक मर्तबा फिर से निशाना बनाने की कोशिश की गई है और लग ये रहा है कि ये 2 बड़ी कार्रवाइयां करना चाहते थे बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से, तो कितना बड़ा थ्रेट है खैबर पख्तूनख्वा के लिए दहशतगर्दी अभी भी? बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है जी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। आज दोबारा मर्दान को जो मेरा शहर है उसको टारगेट किया गया और ये पिछले 1 साल में कोई तीसरा बड़ा वाकया है। और उसके साथ सुबह पेशावर में भी वारसिक रोड पे वाकया हुआ, वो माशाल्लाह फौज के जवानों ने उसको नाकाम किया। तो आज तो बड़ा सुगवार माहौल है मर्दान में। मैं जनाजे पे था, लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी कि जनाजे में और दुआ में लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। तो अगर दहशतगर्दों का ख्याल ये है कि पख्तून और पाकिस्तानी डर जाएंगे, इससे तो डरेंगे नहीं। लेकिन एक बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक ट्रेंड है ना कि हम जानों के नजराने देंगे, जानों के नजराने हम देंगे, लेकिन एक अनदेखे दुश्मन को वो जब हमें अटैक करता है तो ये जो वकला थे काले कोट पहन के, या ये जो आम सिविलियंस अपने हाथ में फाइलें लेके अपने मसाइल हल करने के लिए आए थे,
یہ لوگ وکٹمز ہیں. پلیز اس کو پہچانیے کہ جب آپ کو علم ہو کہ آپ اس وقت لڑنے جا رہے ہیں, وہاں جب آپ مارے جائیں آپ کی ذہنی کیفیت اور ہوتی ہے. یعنی کہ میرے اس میں ایک دوست شہید ہوئے ہیں, وکیل ہیں, میرے استاد کے برخوردار تھے, بہت بڑے عظیم وکیل تھے مرحوم الیاس ثانی صاحب, ان کے بیٹے الیاس ثانی مائی کولیگ, وہ آج شہید ہوئے ہیں. اب آپ ان کو, میں آپ کو ان کے گھر کی حالت علی مجھے ایک چیز بتائیے, یہ بڑا افسوسناک ہے, آپ خود بھی لائر ہیں. ایک منٹ رحمان پلیز. دیکھیں ان کے گھر میں 3 بچے ہیں, ایک چھوٹی بچی ہے اور 2 چھوٹے بچے ہیں. اب ان کا والی وارث کون ہے؟ دیکھیں ایک حد تک ہی کوئی کفالت کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ساری پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے, اور میں نے لفظ استعمال کیا ساری پولیٹیکل لیڈرشپ, ان کو میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں, چونکہ اپنے گھر میں ابھی درد نہیں پہنچا, ان کا اب بھی اپنے گھر میں لاشا نہیں آیا, تو ان کے لیے نیشنل ایکشن پلان کوئی خاص معنی نہیں رکھتا. یہ جنگ سے فوج کے حوالے کر کے دے دی گئی ہے. آرمی پبلک سکول سے ہم نے سبق نہیں سیکھا, ہم نے 4 سدے سے نہیں سیکھا, ہم نے لاہور کے گلشن اقبال سے نہیں سیکھا, اور ہم نے کوئٹہ سے بھی سبق نہیں سیکھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی سیاستوں سے باہر نہیں آئیں گے, پاکستان کے نہیں سوچیں گے. آپ نے پوچھا کہ مردان کو یا پختونخوا کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مردان میں تو ہمارا پنجاب ریجمنٹ سینٹر بھی ہے. مردان بیسیکلی فاٹا کو تو باؤنڈری, میں اس لیے سر جاننا چاہ رہا تھا, علی بھائی میں اس لیے جاننا چاہ رہا تھا, آپ خود بھی وکیل ہیں, کیا یہ کوئی تھریٹ سے آلریڈی خیبر پختونخوا کے حوالے سے اور خاص کر کچہریوں کے حوالے سے؟ دیکھیں جو ہماری جو مردان کچہری ہے, آپ تو شاید ادھر نہیں آئے, لیکن ہمارے رؤف لاسرا صاحب ہیں, شاید یہ کبھی اس طرف ان کا چکر لگا ہو سوات جاتے ہوئے. اس کے سامنے بالکل ہمارا تھانہ ہے, اور اس سے کچھ فاصلے پہ ہماری پنجاب ریجمنٹ سینٹر ہے. اس کو تقریباً 4-5 سال سے اس کے تھریٹ الرٹس آتے تھے. لیکن یہ ہے کہ آج جو ہمارے پولیس کے جوان جو جنید ہیں مرحوم شہید, انہوں نے قربانی دی ہے, ادروائز یہ زیادہ مسئلہ ہو جاتا. لیکن جو مجھے جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ جب دہشت گرد آ جائے, اپنے آپ کو اس نے اڑانا ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ, پرومپٹ انٹیلیجنس شیئرنگ, کہ اس کو وی شوڈ نپ دی ایول ان دی بڈ, وہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونی چاہیے. آپ کو علم تو ہونا کہ کہاں سے تھریٹ آ رہا ہے. تو اس وقت پورے پاکستان کے ہر کچہری, پورے پاکستان کے ہر اسپتال, پورے پاکستان کے ہر اسکول کو شاید سیکیور کرنا مشکل ہو حکومتوں کے لیے. ٹھیک ہے, مجھے 1 منٹ دیجیے گا. کلاسر صاحب, یہ جو علی کا کنسرن ہے کہ کب تک ہم اسی طرح سے وکٹم بنتے رہیں گے؟ کہیں نہ کہیں پر تو فل سٹاپ لگانا ہے نا. اگرچہ کارروائیاں چل رہی ہیں, وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر, مگر لوگ تو وکٹم بن رہے ہیں. میرا خیال ہے انہوں نے, علی صاحب نے اچھی باتیں کی ہیں. میں 2-3 ان کی باتوں میں بڑے ان کا وزن ہے. ایک تو ہیومن لیول پہ جنہوں نے بات کی کہ اسٹیٹ کے پاس کوئی, اب یہ 15 سال میرا خیال ہونے والے ہیں, اور یہ ہم وائلنس اور ٹیرر کو ہم فیس کر رہے ہیں. 60-70 ہزار بندہ بھی ہمارا مارا گیا ہے. اب تک کوئی میکنزم اسٹیٹ کے پاس نہیں ہے کہ یہ جو بچے جن کی بات ابھی علی صاحب کہہ رہے تھے کہ چلیں 2 دن, ہفتہ, مہینہ آپ نے 1 ٹائم بھی ان کو سپورٹ کر دی, تو یہ پیسے تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. وہ اعلانات تو کیے جاتے ہیں, یہ کیا سسٹم نہیں ہے؟ یہ کسی مان لیتا ہوں کہ 50 لاکھ دے دیں گے, 20 دے دیں گے, 30 دے دیں گے. یہ میرے نزدیک آپ کو 1 ٹائم بھی ان کی سپورٹ کرنی چاہیے اس طرح کی فیملیز کی. لیکن مستقل لیول پہ بھی تو آپ کے پاس کوئی میکنزم ہونا چاہیے تاکہ ایسی فیملیز کو رجسٹر جو دہشت گردی کے شکار لوگ ہیں, دہشت گردی کا شکار ہوں, کم از کم آپ ان کو کوئی ہر مہینے کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے اسٹیٹ کی طرف سے, ان کو ملنا چاہیے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں, ہزاروں لوگ کیسے نہیں شہید ہو چکے ہیں. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے پاسبل نہیں ہے. اسٹیٹ کے ریسورسز ہیں, باقی چیزوں میں جو سرکاری لوگ ہیں ان کا تو ہوتا ہے وہ نوکری دے دی جاتی ہے. جو پولیس اہلکار ہیں, جو فوجی اہلکار ہیں, ان کے لیے تو سسٹم موجود ہے. نہیں سر, میرے سنیں, اگر بڑے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے آپ اتنے سارے پیسے لگا سکتے ہیں, جو کہ بہت سارے ہیں, اپنے پکس پریولیجز کے لیے ہم لگا سکتے ہیں, سیلریز اپنی بڑھا سکتے ہیں, اور بے پناہ کام کر سکتے ہیں. یہ جو وکٹمز ہیں ان کی فیملیز کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے میں ذاتی طور پر ٹیکس دینے کو تیار ہوں, مزید میرے اوپر ٹیکس لگا دیں آپ. ایٹ لیسٹ ایسے بچے, ایسی فیملی جن کی بات کہہ رہے تھے, کچھ تو ان تک جانا چاہیے. ایک چیز. اور دوسری جو ہمارے ہاں پرابلم ہے, جو میرا خیال ہے ہم اس کو آ کے فیس نہیں کرنا چاہ رہے, جو ہی اس طرح کی کاروائی ہوتی ہے پہلے یہی آتا ہے کہ جناب یہ دیکھ افغانستان کا کام ہے, یہ انڈیا کا کام ہے, یہ فلاں کا کام ہے. سو ہم پھر گھر بیٹھ جاتے ہیں جی کہ یہ کیونکہ یہ بیرونی ہاتھ تھا لہٰذا ہم تو بے بس ہیں, انہوں نے آئے تھے, مارنا تھا, مار کے چلے گئے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب اس مائنڈ سیٹ نے بڑا میرا خیال ہے ہمیں نقصان دیا ہے کہ لوگوں نے اپنی قسمت کے ساتھ ریکنسائل کر لیا. اسٹیٹ بھی کر چکی ہے, اسٹیٹ کی ایجنسیز بھی کر چکے ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے آپ ڈال دو دوسرے ملکوں پہ. اس کا مطلب ہے جی ہم تو ہو گئے بری الذمہ ہو گئے. انٹیلیجنس آپ کی کدھر ہے؟ آپ کی انٹیلیجنس کے اداروں کو اربوں روپے کا ان آڈیٹڈ جو فنڈ ملتے ہیں اور ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی, ان کو پیسے ملتے ہیں, ان کو
अच्छी खासी फैसिलिटीज मिलते हैं, तो उनको अगर आप इंटेलिजेंस गैदरिंग भी नहीं कर रहे, उसके बाद एक दूसरे को मुबारकबादें देना, जी बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ है, मतलब 12 लोग मारे गए हैं। मगर जो आपका इंपॉर्टेंट सवाल है विक्टिम्स के हवाले से, मैं शैला साहबा की तरह इस पे राय चाहता हूँ। शैला साहबा, मुमकिन है ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग भी हुकूमत में हैं, सुबह सिंध भी दहशतगर्दी का सामना कर रहा है, क्या ऐसा करना मुमकिन है? क्योंकि आम लोगों के लिए, सरकारी एहलकारों की हम बात नहीं कर रहे, आम लोगों के लिए ऐसा कोई सिस्टम बनाया जा सके? सबसे पहले तो रहमान, ताज़ियत बहुत ज़रूरी है जो आज 14 लोग शहीद हुए, उसके साथ साथ मजम्मत भी। अब देखें, हुकूमत कोई सी भी हो, पाकिस्तान तो एक गरीब मुल्क है, असल कोई भी इतना नहीं कर पाएगा। असल बात जो है, ये लड़ाई जो है, ये माइंड सेट की लड़ाई है। अलर्ट कर दिया जाता है, सब हो जाता है, लेकिन क्योंकि एक इसमें लड़ाई में मजहब को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मजहब के नाम पर वो लोग कहीं पनाह हासिल कर लेते हैं, कहीं छुप जाते हैं, हमारी शक्ल के काम दिखा जाते हैं। यही हम, जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हम कहा करते थे कि हमें इस माइंड सेट के खिलाफ पहले जाना है, क्योंकि हम 5 लोग यहाँ पे इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि कौन सिर्फ दहशतगर्दी की मजम्मत कर रहा है और कौन दहशतगर्द की मजम्मत कर रहा है, कौन दहशतगर्द को पहचानता है, दहशतगर्दी की मजम्मत हम में से सब कर रहे हैं, लेकिन हम में से अभी तक किसी को ये नहीं मालूम कि कौन दहशतगर्द को भाई समझता है, कौन नजरियात अपने मिलाता है, कौन उन्हें चांस देना चाहता है, कौन उनके कहने पे कुछ करना चाहता है। तो कानून का खजाना भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा जो फोकस होना चाहिए वो पहले इस पे होना चाहिए कि एज हुकूमत, एज सिटीजन, हम इस माइंडसेट के खिलाफ क्या कर रहे हैं। बाकी जहां तक बात है, देखिए हुकूमत ने, सारी हुकूमतें कर भी रही हैं। हमने जो हमारे राबिया फ्लावर में हुआ था, अब्बास टाउन में हुआ था, और बहुत सारी जगह काफी कोशिश की, और बहुत सारी पाकिस्तानी अभी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी एनजीओज, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ हवाले से बैठे, उन्होंने लोगों को उनके पांव पे खड़े करने की कोशिश की, और लोग खड़े भी हुए, लेकिन घर तो उजड़ गया ना। तो बात यह है कि हमारा फोकस इस पे नहीं होना चाहिए जब धमाका हो कि हुकूमत क्या कर रही थी, इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिली, कैसे आया। इस पे आप हुकूमत गिरा के देख चुके हैं, बलूचिस्तान में भी बहुत सी जगह, लेकिन दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। पहला फोकस ये है कि हम इस माइंडसेट से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं। राइट, मगर होना कुछ जरूर चाहिए। मैं मुसद्दिक साहब आपसे जरा वेरी ब्रीफ कमेंट इस पे पेशावर पे चाहूंगा, और फिर मैं चाहूंगा जरा हम ये पनामा लीक्स वाले मामले पर, और फिर इसका हल क्या है, क्या ये वाकई इशू है, इस पर किस तरह से बात होनी चाहिए, और इसका आगे का रास्ता क्या, मैं चाहूंगा इस पर हम बात करें। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने खैबर पख्तूनख्वा में जो 2 दहशतगर्दी की कार्रवाइयां नाकाम बना देंगे उस हवाले से बात मगर अब मैं चाहता हूं जरा हम पनामा लीक्स पे बात कर लें। 2 बिल आ चुके हैं और फिर जो है वो खान साहब कल सड़कों पर। मुसद्दिक साहब, अगर आपकी इजाजत तो मैं सिर्फ डिबेट ओपन करना चाहता हूँ क्लासरा साहब से। क्लासरा साहब, अब एक बिल दे दिया अपोजिशन ने, एक दे दिया हुकूमत ने, दोनों असेंबलियों के अंदर आ गए, आगे क्या होना है इस मामले का? वैसे इसका जवाब आप ना अपने इंट्रो में दे चुके हैं, आपने गौर नहीं फरमाया। आप अपने इंट्रो में मैं तो अपना सर अपने इंट्रो में बड़ी अहम बात कह रहे हैं, होना वही कुछ है। आपने कहा कि वहां पे सेनेट में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, हाँ, उन्होंने अपना बिल ले आए हैं, यहाँ पे मंजूर भी करा लेंगे। अच्छा, वही मैं बता रहा हूँ, उसी की तरफ आ रहा हूँ, कहानी बड़ी मजे की बनती है। यहाँ नेशनल असेंबली में इनकी नवाज शरीफ साहब की इनकी अक्सरियत है, अब दोनों बिल पास हो जाएंगे, ये भी लिख के रखा। अच्छा, दोनों बिल पास हो जाएंगे? कहाँ से होंगे? एक कौमी असेंबली से होगा, एक सेनेट से होगा, दोनों एक दूसरे के हाउस से अपना बिल पास नहीं करवा सकते। नाम आप पीपल्स पार्टी नीचे ला के इसको एक प्रॉपर शक्ल दिलवा सकती है लॉ की, नाम नवाज शरीफ साहब जो है सेनेट से पास करवा सकेंगे। तो आपको कहने कानून कोई नहीं बनना, अल्लाह के फजल से दोनों पड़े नहीं, बिल अपने अपने हाउसेज में पास होंगे ना। यहाँ पीपल्स पार्टी के सेनेट में उनकी अक्सरियत है, और वो लोगों को जस्टिफिकेशन ये देंगे आपको मुझे कि जनाब देखें, जहां पे हमारी अक्सरियत थी हमने तो बिल पास कर दिया है। ये नवाज शरीफ साहब के जहन में खराबी है, ये देखें नेशनल असेंबली से नहीं होने दे रहे। अच्छा, ये क्या करेंगे नेशनल असेंबली से? ये कहेंगे देखें जनाब हमारी बड़ी नियत साफ थी, हमने तो लॉ का हिस्सा बनाया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए कौमी असेंबली है, ये पीपल्स पार्टी की नियत ठीक है। तो कानून बनना है ना, कानून तो बनना, मामला तो ये पनामा लीक्स है, तहकीकात होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। इन कानून के मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात समझा कि यही कुछ होगा। आप भी इधर ही, हमारे सारे दोस्त भी इधर ही हैं। अच्छा। 2-3 महीने बाद फिर आप उसके बाद मुझे बुला लीजिएगा। हाँ। अगर इन्होंने कोई मुश्तरका कोई लॉ लाना होता ना सर, तो 3 महीने जो यहाँ पे जाय किया कि ना TORs के लिए, तो
तो वो ज़ाया ना किया जाता, उस वक्त बन जाता है। इट्स वेरी क्लियर कि ये टाइम बाइंग इनके टैक्टिक पीपल्स पार्टी को सूट करता है कि वो यहाँ पे हैं, क्योंकि चौधरी निसार अली खान साहब जो इल्जामात लगाते हैं पीपल्स पार्टी पे, वो बड़े पार्टी क्यों नहीं चाहेगी? वो तो अपोजिशन है, अपोजिशन तो सर चाहेगी जल्दी तहकीकात हो, ये मामला निकले, नहीं हुकूमत का होगा, अगर नहीं कोई होगा। हाथ मैं है उसका तो जवाब देता हूँ आपको। अब सरे माल था जो बात वो करते हैं, हुकूमत करती है, वो साफ ऑफशोर कंपनीज के जरिए खरीदा गया था। अच्छा, इट्स अ नोन फैक्ट। और ये आपको याद होगा नवाज लीग जो है, ये मेरा 95 96 में पार्लियामेंट में स्कैंडल लेके आए थे जो संडे टाइम ने छापा था। अच्छा, स्विस बैंकों के हवाले से इसी तरह के इल्जामात लगते हैं, दुबई में प्रॉपर्टीज के लगते हैं। अब उनको सूट नहीं करता कि एक मैसिव किस्म की यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन उनका ये पॉइंट, मैं इनके साथ हूँ इस अपोजिशन के इस पॉइंट पे, कि वो कहते हैं ना कि टॉप के आदमी की अगर करप्शन की स्टोरी है तो टॉप से शुरू होने चाहिए, बाकी लोग बाद में आते हैं। अपोजिशन को जरूर करें, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऊपर से काम शुरू ऊपर से होना होनी चाहिए। चाहिए, उसके बाद आप पीपल्स पार्टी की तरफ जाएं या किसी और पार्टी। मैं डॉक्टर साहब पहले आपसे, फिर शाला रजा साहबा से, फिर अली से भी मैं पूछूंगा, क्या बेहतर नहीं था कि आप लोग अगर एक बिल लेकर आ रहे हैं, काबीना उसकी मंजूरी दे, तो अपोजिशन को एतमाद में ले लेते, इनसे पूछ के ले आते, ताकि ये अब इशू ना खड़ा होता कि भाई आपका अपना बिल है, हमारा अपना बिल है। नहीं, ये तो किसी हद तक ये जो बात कलास्टर साहब कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं। इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुकी हुई है कि इतने ज़्यादा सेशंस करने के बावजूद किसी बात पे कंसेंसस नहीं हो रहा। वो बात कंसेंसस में क्या है, हमारा मौक़िफ़ क्या है, और ऑब्वियसली आपको दूसरा मौक़िफ़ भी मिल जाएगा। हमारा मौक़िफ़ ये है कि कानून जो होता है वो एग्नोस्टिक होता है कि किसके ऊपर लागू हो रहा है। तो कानून के अंदर आप कानून बनाते हैं और फिर आप कहते हैं कि इस कानून के अंदर सब लोग डाले जाएंगे और जो कसूरवार होंगे उनको मुजरिम गर्दाना जाएगा और जो कसूरवार नहीं है उन्हें बाइज्जत घर भेज दिया जाएगा। ऑपोजिशन का नुक्ता नज़र ये है कि नहीं, आप कानून जो है वो प्राइम मिनिस्टर के नाम से बनाएं। इनका नुक्ता नज़र ये है कि मगर प्राइम मिनिस्टर का नाम तो पनामा पेपर्स के अंदर है ही नहीं, तो अगर आप पनामा पेपर्स के ऊपर तहकीकात करना चाहते हैं तो उनका नाम तो उसके अंदर नहीं है। आप कानून बनाएं और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के बच्चे जो हैं, उन जिनके नाम हैं उनको भी बुलाएं, दीगर अशखास जिनके नाम हैं उनको भी बुलाएं, और पहले पनामा स्पेसिफिक, इस बात पे नहीं बात फंसी। वो कह रहे हैं कि आप बेशक प्राइम मिनिस्टर के घर के अफराद जो हैं, खानदान के अफराद जो हैं, उनसे शुरू करें, आप उनको अदालत में बुलाएं और उसके बाद अगर कोई आपको सिरा मिलता है जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ जाता है, उनका नाम नहीं है, तो आप उनको भी बेशक बुला लें और उनका एहतसाब करें बाकायदा। अच्छा। उन्होंने कहा है कि आप मेरे खानदान को बुलाएं, मेरा एहतसाब करें, मगर सलीके से करें ना। आप ये तो नहीं कर सकते कि आप एक कानून बनाएं जिसमें कहें कि प्राइम मिनिस्टर का मतलब है मोहम्मद नवाज शरीफ, अगरचे और भी बेशुमार लीडरान हैं जिनके नाम जो हैं पनामा के कागजात के अंदर भी हैं और दीगर जो ऑफशोर कंपनियां हैं वो उनके अंदर भी हैं। अब मुसीबत यहाँ पर यह पड़ी है कि सियासी पोलराइजेशन जो आपको आज की गुफ्तगू में भी थोड़ी देर में नजर आएगी, वो इस कदर ज्यादा बढ़ चुकी है कि हम एक रैशनल बात नहीं कर सकते कि यार ये कानून बना लो और इसके अंदर सबको डाल दो इस सिफ्ट के अंदर। अब हम ये कह रहे हैं कि पहले दिन जब हमें कहा गया कि आपका कानून जो है टूथलेस है, और उसको आपको पता है कि एक बहुत उछाला गया कि भाई ये टूथलेस है, तो आज हमने एक बिल पेश कर दिया है विच इज टूथफुल, और हम ये कह रहे हैं कि आप इस बिल को मंजूर करके मुझे जो आपकी बात समझ आई, आप ये कह रहे हैं कि वजीर आजम को विक्टिमाइज किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उनके नाम से चाहते हैं बिल। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, नहीं एक सेकंड दीजिएगा, 100 सफ़े की अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पहले जमात इस्लामी ने और फिर दीगर पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 100 सफ़े की पिटिशन दायर की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक को रिजेक्ट किया, दूसरे को वापस भेजा और साथ कहा कि ये फ्रिवलेस है। यानी इस तमाम जो तहकीक की जा रही थी और इतने इतने बड़े वकला बैठे थे, उन्होंने 100-150 सफ़े लिखे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फ्रिवलेस जाना। अब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मान रहा, और आप देखेंगे कल की आप ये जो रैली होगी उसमें अभी आप देख लें, इलेक्शन के रिजल्ट्स में भी देख लें, लोग भी नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मान रहा, इदारों पे आपको एतमाद नहीं है, तो फिर ये बात कैसे चलेगी? ठीक है, राइट। क्लास वेरी ब्रीफली क्यों शाला साहब कुछ कहना चाहिए? हाँ, जो मलिक साहब बात कह रहे थे कि वजीर आजम का नाम तो पनामा में नहीं है, फिर तो मसला ही हल है। फिर वजीर आजम वो कहते हैं वो नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, तो फिर तो वजीर आजम से कहें कि मेरा नाम डाल दे भाई, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर मेरा नाम नहीं है। और यही कह रहे हैं आप लोग, कहना जब मेरा नाम डाल दे मसले ही हल कर दें, यही कह रहे हैं। मैं असूल है, अगर वो क्लियर है, इनोसेंट है, तो वजीर आजम कह रहे हैं मुझे भी एक सेकंड दीजिएगा, ये क्लासरा साहब सही कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही कह रहे हैं कि आप डाल दें, लेकिन आप कानून में प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लिख सकते। आप उसके बाद सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को लाके कानून बना के उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर। क्यों इतना इसरार है कि ये नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसके अंदर शामिल हो? और दूसरा मेरा ख्याल है जो क्लासरा साहब ने बात की, आप उसका भी जरा जवाब दे दें। पीपल्स पार्टी संजीदा है तहकीकात में,
रहमान अजहर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आपने सबकी बड़ी कोशिशों के बावजूद आप पनामा को आज फिर ले आए टीवी पर, इसलिए कि ये वर्ल्ड बिगेस्ट स्कैंडल है। और मैं समझती हूँ कि जो मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं है। सेनेट में जब बिल आएगा तो वो ये देख लें कि वो वजीर आजम के नाम पे नहीं होगा। इस तरह हमें बात करके दूसरों के ऊपर धूल नहीं उड़ानी चाहिए। देखिए ये स्कैंडल है और उसमें नून लीग ये चाह रही है कि 1956 से लेकर वो सारा पिंडोरा बॉक्स खोल के एक घुटा हुआ हलीम बना दे और फिर उसमें जज जो हैं वो ढूंढ ढूंढ के मुख्तलिफ दाल निकालते रहें। ऐसा नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा स्कैंडल है, इसको पूरा एनालाइज किया गया है। ये किसी आपकी ऑपोजिशन पार्टीज ने नहीं किया है। तो इसमें हम चाह रहे हैं कि ये एक अलग कानून बने जिसमें पनामा लीक्स में जिनके नाम है, आपका कहना है कि कमीशन को एम्पावर करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे एक चीज की जरा वजाहत कर दें शैला साहबा, आप ये कह रही है कि कमीशन को एम्पावर करने से फायदे नहीं, मगर सिर्फ पनामा की बात होनी चाहिए। मतलब हम कानून एम्पावर अब किया है, एम्पावर तो हुकूमत ने किया है। कानून के थ्रू जो है, एक मिनट, कानून के थ्रू हम हर उस शख्स के जिसके वहां पे ऑफशोर्स हैं उसकी मनी ट्रेल मालूम कर सकें। और उसमें हम जजेस को इख्तियारात दें। वजीर आजम को हम इख्तियारात तो दिए हैं। देखिए ना, जो इंक्वायरी एक्ट जो हुकूमत का तजवीज करता है उसमें लोगों को बुलाने का इख्तियार है, एक्सपर्ट्स को हायर करने का इख्तियार है, बैरूनी हुकूमतों से राब्ते का इख्तियार है, ऑडिट का है, सबूतों मजीद सबूत तलब करने का। तो ये काफी नहीं है आपको लगता है जो हुकूमत का बिल है? हम चाहते हैं, हमारे ऑपोजिशन चाहती है कि टीओआर्स की रोशनी में जो हमने बनाया है कानून उसके हिसाब से किया जाए। अगर इनका दामन साफ है ये फेस करें। मोहतरमा ने जाके स्विस अदालत में फेस किया, हर जगह फेस किया। सारे जो थे वो आपने देखा उनके अकाउंट फ्रीज हो गए थे, उनकी खानदानी प्रॉपर्टी जो है उसको कर दिया था। और सबने देखा कि वो हर जगह गई, टेप सुने गए कि भाई ज्यादा से ज्यादा सजा दो और गुलाम अदालतें थी, अब तो अदालतें आजाद हैं, आपने आजाद कराई है बकौल आपके। तो मैं समझती हूँ कि वजीर आजम साहब को तो जल्दी से कहना चाहिए कि कोई सा कानून मैं चाहूंगा थोड़ा सा जरा इस चीज से हम आगे बढ़ें कि आपकी भी कंपनी है और आपकी भी कंपनी है। असल मसला तो ये, इस मसले का हल निकलना चाहिए। अली मोहम्मद, वेरी ब्रीफली, क्योंकि मैं ब्रेक पर जाने वाला था, मगर मैं चाहता हूँ आपसे मैं इस पर कॉमेंट ले लूं। मेरा ख्याल है मुबारकबाद के मुस्तहिक आप भी हैं, जो शैला साहब ने मुझे दी पनामा पे, आप भी बाहर कल निकल रहे हैं। तो सर आपको क्यों लगता है कि सिर्फ सड़कों पर आने से मामला हल होगा? फोरम तो आपका पार्लियामेंट होना चाहिए, अब दोनों बिल आ चुके हैं, वहां पर जाकर नहीं बात करनी चाहिए? मेरी बारी, आपको ब्रेक याद आ जाता है सर ब्रेक के बाद भी आपकी बारी आ जाएगी। अच्छा जी, बात ऐसी है, शैला दीदी ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। मैं तो सिंपल सा बड़ा सादा सा सियासतदान हूँ, मुझे तो इतने तरीके वो नहीं आते। मैं तो ये समझता हूँ कि यार ऐसा कानून लेके आओ जिसने पाकिस्तान की एक दमड़ी भी चुराई है ना, उसको फांसी लगाओ चौक पे। ठीक है, बिल्कुल सही। वो नहीं कर सकते तो उसको वो एक निशान इबरत बनाओ कि कल को उसके बच्चे भी डरे। सबसे पहले नवाज शरीफ इसलिए कि वजीर आजम है, और उसके बाद हर वो आदमी जो वजीर आजम सदर है, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो गिलानी हो, चाहे वो कोई हो, चाहे मेरा परवेज खटक हो चूंकि वजीर आला है, चाहे मेरा आतिफ खान हो, चाहे अली मोहम्मद जो कि MNA है, चाहे इमरान खान हो। देखें, देयर शुड बी नो होली काउज। ये इसमें ये भी ना हो कि ये लगे कि सिर्फ नवाज शरीफ को खुदा ना खास्ता टारगेट किया जा रहा है। नवाज शरीफ को ये समझना चाहिए, आप तो नाम ही नवाज शरीफ का ले रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को ये समझना चाहिए कि इत्तेफाक से वो सिर्फ इत्तेफाक फाउंडर्स के हेड नहीं थे, इत्तेफाक से वो पाकिस्तान के चले सर, अगर आप आपकी इजाजत हो, मैं एक मिनट में चाहता हूं जरा आप अपनी बात पूरी करें। अगर आपकी इजाजत हो मुझे एक ब्रेक लेने दें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अली मोहम्मद से हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे, उनकी बात सुनेंगे। पनामा लीक्स की तहकीकात, क्या सड़कों पर आने से मामला हल होगा? अली, मैं चाहता हूं इस चीज का आप जवाब दें। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले भी पूछा, क्यों सड़कों पर आपको क्या लगता है ये रैलियां करने से क्या ये मामला हल हो जाएगा? देखिए रहमान भाई, हुकूमत पे प्रेशर इसका पड़ेगा बेइंतहा। अच्छा। जब अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो रही हैं, जाहिर है आपकी बात तो सही है, फैसला तो इसका पार्लियामान में या अदालत से निकलना है। अच्छा। लेकिन पार्लियामान से क्या आपको उम्मीद है? TORs की कमेटी में छुपन छुपाई नहीं करी जा रही। देखिए, दो चीजें हैं, इस पे तवज्जो होनी चाहिए। एक चीज ये है कि पनामे में जिसके नाम है उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, और एक आदमी जो हुकूमतों में बैठे, देखें
सर आपके पास फोरम है, मेरा ख्याल है पार्लियामेंट ही बचता है। अली भाई मुझे मेरी एक चीज सुन ले, एक मेरी बात सुन लेना, मेरी बात एक सिर्फ गुजारिश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप होके आ गए, वहां से दरखास्त आपकी वापस आ गई, तो फिर तो फोरम तो आगे पास पार्लियामेंट ही है। बात सुन लेना। देखें ये तो अल्लाह ताला ने मियां साहब पे करम किया है। अगर उन्होंने चोरी नहीं, साफ साफ बात कर रहा हूं, अगर मियां साहब ने चोरी नहीं की तो अल्लाह का करम है कि 40 साल की सियासत के बाद उनको एक मौका है कि बिल्कुल सफेद दामन निकाल के निकल जाएं। उनको किस चीज का डर है? क्यों कह रहे हैं कि मेरा तो नाम ही नहीं, मेरा तो नाम ही नहीं, जब कहते हैं। और दूसरी चीज देखें, पाकिस्तान में लोग सियासत में क्यों आते हैं? 99% लोग अपने कारोबार को मजबूत करने के लिए आते हैं। जिस दिन अली मोहम्मद MNA बना उस दिन के असासे निकालो और आज के निकालो। अगर अली मोहम्मद साबित नहीं कर सकता कि मेरी ये गाड़ी और मगर अली मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, मैं आप क्योंकि आप डायरेक्टली पब्लिक से, आम आदमी से आपका लिंक है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आम आदमी का इशू पनामा है? क्योंकि आप सड़कों पर पनामा के लिए आ रहे हैं, पहले भी आप आए धांधली के लिए आए। लोग कहते हैं ये आम आदमी के इश्यूज नहीं है, आप बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ आए, महंगाई के खिलाफ आए, लोग आपके साथ होंगे। यही तो मसला है, यही तो मसला है। आम आदमी के बच्चे पे पैसा नहीं लग रहा, उसके अस्पताल पे पैसा नहीं लग रहा, उसके घर, उसकी हिफाजत पे पैसा नहीं लग रहा, उसकी देखें 15 साल से आप जंग में हैं, कोई प्रॉपर तंजीम है पुलिस के अलावा? पुलिस इज नॉट सपोज टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। देखें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मैं देखें, मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ में हूँ। क्या लॉ में मैं इसलिए हूँ कि मैंने अपनी कोई कंपनी बनाई है लॉ की? फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मुझे अंदर करो। यहाँ देखें, यहाँ पे तो लोग हज की कमेटी में बने बैठे हैं मेंबर, और उनकी हज की कंपनी है। यहाँ पे लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो हाईवेज की कमेटी में बैठे हैं। क्यों आते हैं सियासत में? ये चेक करें, ये चेक करें, ये कौन करेगा? राइट, अब जरा 1 मिनट दीजिएगा। शाला रजा साहबा, आपका इशू क्या है? ये मराते आपका है। शाला रजा साहबा, आपके लिए तरजीह क्या है, पनामा या सूबे की गवर्नेंस? देखिए पनामा भी बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा पहले भी कि बिगेस्ट वर्ल्ड स्कैंडल है, इसकी तहकीकात होनी ज़रूरी है। कल जो है हमारे अवाम जो है वो क्या सोचेंगे कि हम किन लोगों को वोट दे रहे हैं? ऐसी बात नहीं है कि अवाम में इसकी बेचैनी नहीं है। इलेक्शन जीत जाना 36 साल से हुकूमत में रह के इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वक्त ने साबित किया कि जिस शख्स को 10% 20% कहा था वो मुल्क का सदर बना और आज भी उसके ऊपर कोई स्कैंडल नहीं है। तो जिसको आपने अदालतों में घसीटा उसके ऊपर आप कुछ नहीं साबित कर सके। तो नवाज शरीफ साहब को ये समझना चाहिए कि 61 पेपर का, हुदैबिया पेपर मिल्स का भी स्कैंडल उनका मुंह चिढ़ा रहा है। उन्होंने आज तक उससे निकलने की भी कोशिश नहीं की जो कि उन्हीं के समधी साहब ने उनके खिलाफ दिया था। तो मैं समझती हूं कि अब ये वक्त आ गया है, क्योंकि अगर इस तरह हुक्मरान अमीर होते गए, उनके बच्चे अमीर होते गए, 12-12 साल की उम्र में इतने टैलेंटेड हो गए वो, तो फिर आम आदमी का बच्चा उनसे गवर्नेंस किधर गई है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। देखें आम आदमी का इशू शाला साहबा गवर्नेंस है। मैंने अली से भी ये पूछा, मैंने कहा आप आम आदमी के मसाइल पे नहीं निकलते, इस पर आप बड़े एक्टिव नजर आते हैं। गवर्नेंस इसी से होगा ना। अगर आप आवाम के पैसे से, लोड शेडिंग के हवाले से गवर्नमेंट पे चेक रखते हैं। रहमान साहब कमेटियों में सवाल आवाम के टैक्सेस के पैसे से, अगर आप आवाम के टैक्स के पैसे से अपने कारोबार बढ़ाएंगे तो गवर्नेंस कहां से आएगा? ठीक है, राइट। आपके अंडे मुर्गी बिकते रहे, आपकी कंपनियां चलती रहे, आपके सारे काम होते रहे, तो फिर आप क्या करेंगे? नतीजा ये होगा कि आपको आप ही की कोर्ट जो है वो एनओसी नहीं देगी कि इतना महंगा मंसूबा आवाम के हालात नहीं बदल सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका जवाब है, ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन तो है। मगर सर एक चीज, मैं पूरी दुनिया में ये मसला हल हो गया। मेरा ख्याल है पनामा का शायद पाकिस्तान के अलावा कहीं और जो है वो इस तरह से इशू नहीं बना। गवर्नमेंट होल्ड्स द की, गवर्नमेंट के पास कुंजी है इस सारे मसले की। क्यों नहीं मान लेते? कहते हैं अच्छा ठीक है आइए लॉ बनाते हैं, आपने जो तजावीज दी हैं हम भी वो मानते हैं, आ जाए तहकीकात कर लें। दोनों बातें जो हैं आपके सामने आ जाएंगी, दोनों कवानीन आपके सामने आ चुके हैं। अभी जो चीजें मैं कहना चाहता था वो आपने खुद ही कह दी हैं कि उस कानून को कैसे टूथफुल बनाया गया है, जिसको टूथलेस कहा जा रहा है, वो सामने आ गई। और बड़ी साफ सी बात की गई है कि अब जब ये सारा कुछ हो चुका है तो अब प्राइम मिनिस्टर के खानदान से कानून को अप्रूव करें और उनके खानदान से शुरू किया जाए, ताकि आपका ये जवाब खत्म हो जाए कि आप ये चाह रहे हैं कि 1956 से शुरू किया जाए और दाल खिचड़ी बनाई जाए, जो भी मैडम ने कहा।
آپ نہ بنائیں, آپ پرائم منسٹر کے خاندان سے شروع کریں, اور مگر اس کے بعد جب پرائم منسٹر کا خاندان ہو جائے تو ادھر اپنے دائیں اپنے بائیں دونوں جانب دونوں جماعتیں دیکھیں, اور ہم بھی اپنے دائیں اور بائیں دیکھیں گے, اور جن جن لوگوں کے نام ہیں ایک قانون کے تحت جو کسی پریشانی ہے ان ریلیوں سے, یہ علی نے کہا کہ اس سے پریشر بڑھے گا. دیکھیے بات بڑی سمپل سی ہے, آپ نے تمام بلدیاتی انتخابات کے ریزلٹس دیکھ لیے, آپ نے کنٹونمنٹ بورڈ کے ریزلٹس دیکھ لیے, آپ نے ضمنی انتخابات کے ریزلٹس دیکھ لیے, آپ نے کشمیر کے ریزلٹس دیکھ لیے. ہر دفعہ دھاندلی کا شور مچا جب الیکشن ہارے, ہم نے ہر مرتبہ مبارکباد دی جب یہ الیکشن جیتے. لوگ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاناما مسئلہ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ باتیں جتنی علی محمد نے کی ہیں یہ 100% ٹھیک ہیں, اور یہ قانون ایک ہمیں پاس کرنا چاہیے. امید ہمیں یہ ہے کہ یہ قانون آپس میں باہمی اتفاق سے بن جائے گا. اگر نہیں بھی بنا تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. اگر دونوں سیشنز کے ایک دوسرے کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور نئی قانون کے اندر آگے لے کے چلتے تو جوائنٹ سیشن کے اندر کوئی نہ کوئی قانون تو پاس ہوگا. قانون تو ہمیں پاس کرنا ہے. اس کا دیکھیے ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے, ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ہم الیکشن ایئر میں نہیں جانا چاہتے پاناما کو حل کیے بغیر. ہمیں تو اس کو حل ہر صورت کرنا ہے. صاحب یہ اپریل سے چل رہا ہے معاملہ میں, اور آپ میرا خیال اس وقت ساتھ تھے جب یہ خبر آئی تھی, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ذرا دیکھیں. یہ سر اس وقت سے لے کر اب تک کی جو پروگریس ہے, یہ پینڈورا باکس جو ہے یہ کیا کوئی بند ہونے کا کوئی راستہ ہے یا پھر یہ اسی طرح کھلا رہے گا؟ سر مجھے جو لگ رہا ہے نا وہ ایک اور ہے. چلو پولیٹیشنز بیشنگ ہم کرتے رہتے ہیں, حکومتوں کا قصور, اپوزیشن کے مسائل وہ اپنی جگہ پہ 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں, وہ چلتا رہتا ہے. اب اسٹیٹ کے دیگر اداروں کا حال تو دیکھیں. اب یہاں پہ اگر آپ کو ان کی لڑائی ہوئی تھی ریگنگ کے مسئلے پہ, اگر میاں نواز شریف صاحب پہ الزامات لگے یا عمران خان نے لگے تو یہ اس کا قصور تھا, الیکشن کمیشن کا تھا, یا جوڈیشری جس نے الیکشن کروائے تھے ان کا قصور تھا نا. میں تو سمجھتا ہوں نا نواز شریف صاحب اس وقت پاور میں تھے, نہ پیپلز پارٹی پاور میں تھی, نہ خان صاحب تھے, نگران حکومت تھی. اگر یہ چاہتے ہمارا الیکشن کمیشن اور جو جوڈیشری سے الیکشن کروا رہی تھی یہ بالکل صحیح الیکشن کرواتے اور مسائل نہ پیدا ہونے دیتے تو شاید پولیٹیشن نہ لڑتے. ایک آج اگر آپ کا نیب, آپ کی ایف آئی اے, آپ کی عدالتیں, آپ کا یہاں پہ ایف بی آر, آپ کا اسٹیٹ بینک, اگر یہ چل رہے ہوتے, اگر یہ انسٹیٹیوشنز ہوتے اسٹرانگ ہوتے تو یہ سیاستدان نہ لڑ رہے ہوتے نا. بل کی ضرورت ہوتی ہے. 4 اپریل 4 یا 3 اپریل سے یہ ایشو آیا, یہ ایف آئی مجھے یہ بتائیں, کدھر ہے؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں, آپس میں سیاستدان تو وہ کر رہے ہیں, سیٹل کر رہے ہیں, کرتے رہیں, اور مجھے یہ بتائیں جو تنخواہ لیتے ہیں ہم سے, ججز لیتے ہیں, آپ کے نیب لیتے ہیں, ایف آئی اے لیتا ہے, ایف بی آر لیتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے. نیب ایف آئی اے سندھ میں کام کر رہی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ نیشنل ایکشن پلان میں سندھ پہ کام ہو رہا ہے. اور یہ جو مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب نواز نہیں آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ درمیان میں راستہ نکل آئے گا؟ دیکھیں سوال وہی ہے, آپ جب انرجیز اپنی لگا رہی ہے, اپوزیشن بھی اسی طرف لگا رہی ہے انرجیز, حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا حکومت اپنا بل لانے کے لیے, وہ یہ جو اتنی تمام تر توانائیاں صرف ہم کر رہے ہیں, میڈیا بھی کر رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کچھ حل نکل رہا ہے, کوئی نتیجہ نکل رہا ہے؟ حکومت اپنا ٹائم بچا رہی ہے, اس کے جو منصوبے ہیں ان سے ان کے کمیشن کھڑے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, نئے روز افتتاح ہو رہے ہیں, جو پرانے وہ ہو نہیں پا رہے. برادران شوگر ملز جو ہے وہ سیل ہوئی ہے, سولر پاور پروجیکٹ کے سب کے سامنے مسئلہ ہے, ایل این جی کے اگر آپ کو دنیا کا سیاسی ہمارا گفتگو سب نہ کے کرنی سامنے, ہو تو یہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ نیب صرف سندھ میں, ایف آئی اے صرف سندھ میں نظر نہیں آ رہے لوگوں کو. سستی روٹی اور دانش اسکول میں 34 کروڑ روپے کہاں چلے گئے, کہاں ہیں وہ سب؟ تو یہ سب ایل این جی کی ڈیل, ننگی پور, یہ سب نظر نہیں آ رہا. علی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی علی محمد. نہیں وہ ایسی ذرائع تفنن تھا, میڈم بڑا تفصیل میں ڈیٹیل سے بتا رہی ہیں کمیشن, اور یہ سارا میں نے کہا ایکسپیرینس لوگ ہیں, حکومتوں میں رہنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے, پتہ سارا چل جاتا ہے کمیشن. مگر یہ مسئلہ تو یہ ہے نا, لانگ ٹرم آپ نے کچھ معاملہ ٹھیک کرنے ہیں, کہ لانگ ٹرم کرپشن ٹھیک ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے. تو صدیق صاحب آپ کچھ کرنا چاہیں, فائنل کامنٹ. جی دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ فرسٹ آف آل لک ہوز سیئنگ, یعنی یہ بھی ایک وقت آنا تھا پاکستان پہ کہ آپ یہ تمام اشارے کر رہے, کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ کس چیز کے خلاف بات کر رہی ہے, پہلے ذرا تھوڑا سا خیال کر لیں. میڈیا کی طرف اشارے نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپس میں ان کی اور شیلا رضا صاحب کی لڑائی نہ ہو. اچھا شو ہو گیا ہے, میرے اوپر ڈال دیں. دیکھیں بات یہ کہ یہی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جس کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا, کہ بات ہم پاناما کی کرنے چلے ہیں. ایک قانونی
مسئلہ ہے ہمیں ایک طریقہ کار طے کر کے ایک قانون کے ذریعے احتساب کا عمل شروع کر دینا چاہیے، لیکن بجائے اس کے کہ ہم قانون کا عمل جو ہے اس کے پیچھے جائیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ مگر اس کا اب کوئی حل نکلنا چاہیے اور لانگ ٹرم نکلنا چاہیے۔ دیکھیے بات سنیے، آپ کے سامنے یہ قانون آ اسی گیا لیے تو ہے، اگر اس کے اندر قانون بنا رہے ہیں کہ ان سب کے ہوتے ہوئے اس پہ بات نہیں ہو رہی۔ اب دیکھیے یہ اس قانون کو آپ پڑھ لیجئے، آپ نے ابھی اس کی جو تمام وہ دائرہ کار ہے وہ لوگوں کو بتایا ہے، آپ مجھے بتائیے اگر اس طرح کے ٹیتھ دیے گئے ہوں تو اس میں کیوں نہیں ہوگا مگر سر انصاف؟ میں تو مطمئن ہو جاؤں شاید، مگر اپوزیشن کو بھی تو مطمئن کرنا ہے نا، اور یہ میرا خیال ہے آپ کی سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے۔ 2008 میں جب گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے کہا جی نیب کو بند کرو، اور اس کی جگہ انہوں نے کہا جی ہم یہاں پہ نیا بل لا رہے ہیں۔ 5 سال تک پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کی جو اپوزیشن تھی وہ لڑتے رہے ہیں، بل پہ کام نہیں ہوا۔ اب سیم 3.5 سال ہو گئے، وہ بل جو ہے وہ پچھلے 8 سال سے قومی اسمبلی میں پڑا ہوا ہے۔ پر امید نہیں ہے، میں رپورٹر ہوں نا، میں تو دیکھتا رہتا ہوں، بہت شکریہ آپ کا مصدق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، شعلہ رضا صاحب بہت شکریہ، علی محمد آپ کا بہت شکریہ۔ بہرحال ہمیں یہ کوئک فکسز سے نکلنا ہوگا، ایک لانگ ٹرم سولوشن ڈھونڈنی ہے، اور یہ تبھی ڈھونڈی جائے گی کہ حکومت سب سے پہلے کام یہ کرے گا اپوزیشن کو اس حوالے سے مطمئن کرے جو بھی وہ بل لے کر آ رہے ہیں، اور اس معاملے کا اب کوئی حل نکلنا چاہیے۔ آج کے پروگرام سے میزبان نماز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔